जय हिंद बच्चों। वेलकम टू सरकारी जॉब चैनल। बच्चों आज आपके बीच में स्टेट का 9-10th लेवल का मैथ्स का कुछ एमसीक्यू लेके आया हूँ जो प्रैक्टिस कराऊंगा आपको। मैंने बताया था कि इस चैनल पे मेरा सरकारी जॉब से रिलेटेड जानकारी साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हम कराएंगे, कंसेप्ट भी देंगे। जो मेरा पेपर है, बाकी पेपर की मैं बात नहीं करता हूँ, मैं अपने पेपर तक ही रहूँगा। तो जो मेरा पेपर है उस पे अपने पेपर से रिलेटेड आपको ये जानकारी भी देंगे इसमें, ठीक। तो आपके भी पास जो स्क्रीन पे दिख रहा होगा स्टेट का एमसीक्यू के बारे में हम जानकारी देने जा रहे हैं। आज 9-10th का, इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला था 11-12th का। तो अगर आपका अच्छा रिस्पांस मिला, जब तक एग्जाम नहीं होती तो हम इसमें एमसीक्यू डालते रहेंगे जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिला। एमसीक्यू सॉल्व कराने का मेन पर्पस, इसके साथ साथ कंसेप्ट का भी रिवीजन हो जाएगा। ऐसे कंसेप्ट पढ़ाने का समय कम है, और समय कम है तो उसमें तुरंत उतना चीज़ हो नहीं सकता है। तो क्वेश्चन के साथ ही कंसेप्ट को भी रिवाइज करा देंगे आपको, साथ साथ क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। तो आइए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है एमसीक्यू का। द एचसीएफ ऑफ द एचसीएफ ऑफ 36 एंड 48 इज। 36 और 48 का एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता था, याद है ना? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका फुल फॉर्म क्या था अपना लोग को? हाईएस्ट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ। अब निकालते कैसे थे इसको? निकालने का दो तरीका था अपना पास। जो सबसे इजी तरीका था क्या क्या था? प्राइम फैक्टराइजेशन के पहले हम लोग 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें। कैसे करेंगे 36 का प्राइम फैक्टर? 2 से करेंगे तो 18 हो जाएगा, 2 से करेंगे तो 9 हो जाएगा, 3 से करेंगे तो 3 3 जा 9 हो जाएगा। तो 36 को कैसे क्या क्या लिख सकते हैं? 36 को हम लिख सकते हैं सर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक। फिर हम लोग 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 से करेंगे तो कितना होगा? 24। 2 से करेंगे तो कितना होगा? 12। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 6। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 3। तो 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो कितना आ गया हमारे पास? 2 गुना 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। प्राइम फैक्टराइजेशन का हिंदी होता अभाज्य गुणनखंड। तो हमने क्या किया? 36 और 48 दोनों का अभाज्य गुणनखंड कर दिया। अब कहता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों में कॉमन फैक्टर को चुनिए। जो दोनों में कॉमन है उसी को उठाना है हमको। जो दोनों में कॉमन है, क्या क्या कॉमन है देखिए। 2 कॉमन है, इसके बाद तो एक 3 कॉमन है। ये दोनों में कॉमन है, यानी क्या क्या कॉमन, क्या सब निकला आपको? दोनों में कॉमन मतलब दोनों में मिलने वाला क्या क्या मिला आपको? 2 इंटू 2 इंटू 3 कितना आ गया? 4 इंटू 3। और 4 इंटू 3 कितना होता है? 12। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हुआ 12। तो अब कितना इजी वे में आपको कंसेप्ट भी हो गया और क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा था द एचसीएफ ऑफ 36 एंड 48 इज 12। कैसे निकाले समझ में आया? एक बार फिर से बता देते हैं। एचसीएफ जो निकालते हैं, एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या था? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हम लोग जिसका भी एचसीएफ जो भी नंबर का कहेगा निकालने के लिए, पहले उसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 2 नंबर दे, 3 नंबर दे, 4 नंबर दे, जितना भी दे सबका, ठीक है। और उस चारों में अगर यहाँ तो 2 नंबर था, मान लो 3 नंबर भी देता तो वही काम करते। तो उसमें कॉमन फैक्टर देखेंगे, कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी उस दोनों में कॉमन कौन कौन मिल रहा है। जो जो कॉमन निकल रहा है उसको अलग कर लेंगे, उसी को मल्टीप्लाई करके जो आएगा वही मेरा एचसीएफ कहलाता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन आपको अच्छी ढंग से समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन आपके बोर्ड पे, स्क्रीन पे ये है। इफ x इज ए फैक्टर ऑफ दिस। याद है कोई किसी का फैक्टर कब होता है? x+2 इज ए फैक्टर ऑफ दिस, देन द वैल्यू ऑफ k इज। कोई किसी का फैक्टर कब होता है? जब उसका वैल्यू, उसको जीरो कर देने से, शून्य जो निकालते थे अपना लोग, तो उसको जीरो कर देने से x की वैल्यू निकाल लो और उसमें पुट कर दो, जीरो हो जाए तो वो उसका फैक्टर हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग पढ़े हो तुम लोग। तो क्या करें हम लोग? कहता है x+2 इसका फैक्टर है, तो x+2 को जीरो कर लो। x का वैल्यू कितना निकल गया? -2। और इस x की वैल्यू को इस फंक्शन में रख दो, मान लो px इस फंक्शन का नाम रख दे। px कितना है? x² प्लस kx प्लस 6, ठीक है। रख दिया आप इसमें। कहता है कि इसकी वैल्यू आप रख दीजिए, कितना? x की वैल्यू -2, -2 रख दिया। क्या होगा? -2 का स्क्वायर k इंटू -2
अब +6 हमने क्या बताया, कोई किसी का फैक्टर है तो सबसे पहले जो फैक्टर है उस वैल्यू को उस फंक्शन में रख देंगे तो 0 आ जाना चाहिए। यानी ये इसका फैक्टर है तो इसका वैल्यू क्या होगा 0। इसको सॉल्व करो तो 4, इसको करोगे तो 2k, ये हो गया 6। कितना हो गया 6 4 10, 10 माइनस 2k, तो 2k इक्वल्स टू कितना 10। तो k का वैल्यू कितना निकल गया हम लोग को 2 5 जा, k का वैल्यू कितना निकला 5। तो आराम से हम लोग सॉल्व कर लिए 5, कुछ नहीं किए। समझ में आई बात। कोई किसी का फैक्टर मान लो 1 फलना का फैक्टर है, जिसका फैक्टर है उस फंक्शन, उसको पॉलिनोमियल फंक्शन बोलते हैं हम लोग, पॉलिनोमियल बोलते हैं, फंक्शन नहीं पॉलिनोमियल बोलते हैं। उसमें उसकी जगह पर डाल दो, वो 0 हो जाना चाहिए, तभी वो उसका फैक्टर हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग फिर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, द सम ऑफ द 10 टर्म्स ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इतना। कहता है इसका 10 टर्म का सम निकालिए। क्या सब दिया है, 2 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ, 11 दिया हुआ, डॉट 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 ऐसे करके दिया हुआ है। 10 टर्म्स का कहता है क्या है, अर्थमेटिक एबी, एपी कहता है निकालने के लिए। एपी का n टर्म्स का निकालने का क्या तरीका है, एपी का जो है सम निकालने का क्या फॉर्मूला है कि n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये मेरा फॉर्मूला है। एपी निकालने का ये फॉर्मूला है। इसी का एक और फॉर्मूला है, दूसरा फॉर्मूला अगर यूज करना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो n/2 a प्लस टी एन, तो टी एन निकाल के भी तुम बना सकते हो, दोनों फॉर्मूला है। अब सवाल है कि इस क्वेश्चन में ए कौन है, ए ये है सर, डी कहाँ है सर, दोनों को डिफरेंस निकालो, ये दोनों का कितना निकला 3 3, तो डी भी निकल गया, ए भी निकल गया। एन दिया हुआ है ये क्वेश्चन में, तो एन दिया हुआ है क्वेश्चन है तो पहला ही फॉर्मूला हम यूज करते हैं, ये फॉर्मूला का यूज करते हैं कि एन का वैल्यू कितना दिया हुआ तुम्हारे पास, एन दिया है 10, 10 टर्म्स का, तो क्या होगा n/2 यानी 10/2, 2a तो 2 इंटू 2, n-1 10-1, डी का वैल्यू कितना है 3 का डिफरेंस चल रहा है, निकाल लीजिए। अब तो कुछ है थोड़ी इसमें, 5 कितना हो गया 4 9 9 अतिया 27, कितना 27 4 31, 27 4 31, तो 5 इंटू 31 कितना हो गया 5 इंटू 13 हो गया 1 हो गया 5 5 तिया 15, 155 155 155, आसानी से निकाल रहे हैं। एपी आपको आना चाहिए, एपी से बहुत क्वेश्चन पूछता है। एपी में दो ही फार्मूला है आपको, एक है एपी का सम और दूसरा है एपी का एनवा पद टीएन, या उसी को कहीं कहीं एएन बीएन भी लिखता है, एनवा पद को अलग अलग किताबें अलग ढंग से लिखता है। तो उसके लिए फार्मूला, टीएन के लिए फार्मूला आपके पास क्या होगा, ए प्लस n-1 इंटू डी। किसी किसी किताब में इसी को ए एन बोलता है, तो घबराना नहीं, ये से कुछ भी बोल सकता हूँ, an-1 इंटू डी। तो ये हुआ एनवा। अगर मान लो इसका कहता एनवा पद यानी 10वां पद निकालने के लिए, A10 निकालने के लिए कैसे निकालते, A10 निकालने के लिए कैसे निकालते, ए का वैल्यू कितना था, ए का वैल्यू है 2 प्लस एन यानी 10 में से 1 गया, और डी कितना 3, तो कितना हो गया 2 प्लस एन इंटू 3, तो 2 और 9 तिया 27, तो 27 2 कितना हो जाएगा 29। इस तरह से हम लोग निकाल सकते A10। तो यदि nth टर्म निकालने के लिए तो भी निकाल सकते हैं और योग के निकालने तो भी निकाल सकते, दोनों चीज आपको मैंने दे दिया। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। इन ट्रायंगल ए बी सी दिस, कहता किसी ट्रायंगल में ए बी का वैल्यू दिया हुआ आपको कितना 6 सेंटीमीटर, बी सी दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और ए सी दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो कहता ये कौन सा ट्रायंगल होगा, कौन सा ट्रायंगल होगा। अगर बढ़िया से पढ़े हो, क्योंकि अब तुम कंपेटिटिव अप्रोच में जा रहे हो, कंपेटिटिव अप्रोच में और इंटर जो 9-10 का बच्चा दोनों में फर्क होता है। वो 9-10 के बच्चे को तो सोचना पड़ेगा, स्क्वायर कर करके देखना पड़ेगा, लेकिन जब कंपेटिटिव अप्रोच में जाते हो तो एक होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिक, उसमें कुछ खास नंबर है जो आपको याद रखना चाहिए, 3 4 5, ये होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अभी जो लिखा है 6 8 10, ये होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। उसके बाद है 8 15 17, ये होता है पाइथागोरन ट्रिपलेट। यानी ये सब पाइथागोरस का जो फॉर्मूला है एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसको फॉलो करता है। ये 5-6 नंबर है ये, तो ये आपको याद रखना चाहिए जिससे कि आपको कंपटीशन का क्वेश्चन बनाने में सहूलियत हो। और पाइथागोरस ने किसके लिए कहा था,
राइट एंगल समकोण त्रिभुज के लिए। तो ये क्या कहता है, इन ट्रेंगल इतना इतना, देन द ट्रेंगल इज राइट एंगल ट्रेंगल। आराम से, तो आराम से सॉल्व हो गया मेरा क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रेंगल 4:9 4:9, कहता है कि द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। तो अगर 4:9 है तो करस्पॉन्डिंग साइड मांग रहा है, तो उसका रूट ले लो। जब किसी का एरिया जो है, एरिया है और उसके साइड में क्या रिलेशन था, स्क्वायर रूट ले लो उसको। तो 4:9 का स्क्वायर रूट कैसे, 2:3, सीधा डायरेक्ट आंसर हो गया, आराम से निकल गया। तो कुछ कहाँ है, अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे। तुम लोग का तो बहुत भारी पूछता है सर, सिलेक्शन नहीं होता है सर, बहुत सारा बच्चा का कंप्लेन आता है सर, बहुत भारी पूछता है। नहीं, प्रैक्टिस नहीं करते इसलिए भारी लगता है, अगर सही से प्रैक्टिस करोगे ना तो भारी नहीं है। अब ये ट्रिगोनोमेट्रिकल टेबल है, ये तो आपको याद रहना चाहिए कि आप इंटर के हो, बीएससी की हो। अब टेबल याद नहीं है तो ये तो बच्चों से वाली हरकत है। आपको 0 से लेकर 90 डिग्री तक तो कम से कम जरूर याद रहना चाहिए, जो आप लोग याद नहीं करते, जिसके चलते दिक्कत होती है। अगर याद है तो देखो, 1 मिनट का काम है, साइन 30 डिग्री। अब एक चीज देखो, एक दूसरे का रिवर्स कैसे होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पड़े होगे, दोनों को जोड़ो 90 पुरा दो तो एक दूसरे का रिवर्स हो गया। 30 और 60 दोनों को पुरो कितना हो गया, 90। इसका मतलब जो वैल्यू 30 का जो वैल्यू होगा वही cos 60 का वैल्यू होगा। कहाँ याद करना पड़ा, टेक्निक हमारे पास है। 45 45 90, यानी जो साइन 45 का वैल्यू वही cos 45 का भी वैल्यू होगा। देख रहे हो, तो यहाँ इसका मतलब साइन 30 का वैल्यू अगर हमको याद है कितना होता है 1/2, तो cos 60 भी 1/2, यानी क्या 1 1 2/2, 2 2 इज कैंसिल, 1 इज द आंसर। बच्चा वाला क्वेश्चन देखते हो, छुएते हैं बनता है। द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस आर, तो बच्चा वाला क्वेश्चन है, सॉल्व कर लो। 6 को कैसे निकालोगे, 3 दूना 6, 3x - 2x + 6 = 0, यानी x कॉमन लोगे तो x - 3, -2 कॉमन लोगे तो x - 3 = 0। तो रूट्स क्या सब निकला, 2 और 3, x - 2 = 0। तो रूट्स क्या निकल जाएगा, 2 भी होगा और 3 भी होगा, 2 3। देखो आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, कहाँ टाइम लग रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो ऐसा नहीं कि बहुत भारी है, क्वेश्चन का लेवल वही 9-10th का ही है। सिर्फ आपको क्या करना, आपको स्पीड बनाना है। आपको बच्चे की तरह नहीं पढ़ना, जिस समय पढ़ते थे उस समय में आप उसको उतना नहीं, आपको टेक्निक से करना है, थोड़ा सा लॉजिक लेके, थोड़ा सा उसका फार्मूला सबको रिवाइज करके, और फास्ट होना है, क्योंकि समय आपको वहाँ उतना रहेगा नहीं जो सोच पाइएगा। तो समय को बचाने के लिए आपको थोड़ा सा फास्ट होना चाहिए, कुछ रिजल्ट को याद रखना पड़ेगा, कुछ को लॉजिक पे बैठा के, टेक्निक पे बैठा के रखना पड़ेगा, कुछ को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो इस तरह से है। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल विथ लेंथ 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज 5 सेंटीमीटर। कहता है कि किसी रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होगा अगर लेंथ 12 है, ब्रेथ क्या कहता है 5 है। तो ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन है, पी निकालने का रेक्टेंगल का याद है ना, 2 × L + B, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, तो कितना होगा 12 5 17, 17 दूना 34। ये तो बड़ा आसान है। मान लो ये जैसे ये क्वेश्चन सब है, इसका फार्मूला भूल गए, तो रेक्टेंगल बनाने आता है ना, बना दो। दिस इज रेक्टेंगल, कितना दिया 12 5, तो ये भी 12 ये भी 5, सब साइड को जोड़ दो, सारा साइड को जोड़ दो। मान लो फार्मूला वहां दिमाग में नहीं रहे तो पेरीमीटर निकालने के लिए सबसे आसान तरीका बता, सबको जोड़ दो, कितना हो गया देखो, तो 12 12 24 10 34। अगर फार्मूला भूल भी गए तो यहाँ लॉजिक, यहाँ दिमाग से काम कर लेंगे। हर एक जगह फार्मूला भी याद करना जरूरी नहीं है, जहां मेरे पास कोई ऑप्शन है वहां हम लोग फार्मूला को ध्यान में रखें, जहां मेरे पास टेक्निक है, लॉजिक है, वहां क्यों फार्मूला याद करें। अगर नहीं भी है तो देख लो, ये तो दिमाग में सेट है ना कि आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, सारे चारों भुजा को जोड़ दो, पेरीमीटर निकल जाएगा। क्लियर, चलिए तो समझ में आ रहा होगा बात मेरे ख्याल से। अगर आ रहा है अच्छे से मजा आ रहा है तो चूंकि ये हम आपको आपके हित के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरे भी एग्जाम दे रहे हैं जो मेरे से पढ़े थे अपने ज़माने में ग्रेजुएशन में, और उनके डिमांड पे हम ये चीज़ बता रहे हैं आपको। तो अच्छा लग रहा है पढ़ने में, समझ में आ रहा है, तो ज़रूर उसको जो है अपने दोस्तों के भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए इससे रिलेटेड सर कुछ और वीडियो दीजिए। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो तो बीच बीच में हम आपको ये चीज़ प्रोवाइड कराते रहेंगे, जिससे कि आपका एग्जाम अच्छा जाए और सारे बच्चों का सिलेक्शन हो। ये मेरी दुआ रहेगी आपके साथ। तो A/B दिया है, B/C दिया हुआ, तो A/, ये तो कंपटीशन लेवल में एसएससी सबके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछता है, कहता है कि A/B आपके पास है 3 4 और B/C आपके पास 5 6। तो इसमें झमेला किसका, बी का वैल्यू 4 भी है और बी का वैल्यू कितना है 5 भी है, 4 5 दोनों है। तो इसका एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब 20 को डिवाइड करो, तो 4 से डिवाइड करोगे तो 4 5 20, तो 3 5 15, ए का वैल्यू हो जाएगा 3 × 5 15,
ठीक है, बी को मेरा 20 ही है, रहने देते हैं। सी सी आपके पास है, तो सी आपको कितना हो गया आपको, 5 चौका 20, 4 पंचा 20 था, तो 5 चौका 20, तो 6 चौका 24, सी कितना हो गया, 6 × 4 24, 24। आपके पास क्या पूछा जा रहा है, ए टू सी, तो 15/24, 15/24 कितना, 3 × 5 = 15, 3 × 8 = 24, 5:8, 5:8 कहोगे सर ये क्या कर दिया, हम तो कुछ नहीं समझे। कुछ नहीं किए, बी जो दोनों जगह था, बी का वैल्यू दोनों जगह अलग अलग है। देख लीजिए, बी के वैल्यू में डिफरेंसेज है, एक जगह रेशियो में जो बी है 4 है, और एक जगह जो रेशियो में बी 5 है, तो उसी दोनों का एलसीएम ले लिए हैं, 4 और 5 का 20, और बैलेंस कर दिए हैं, उसी से बैलेंस किए सारा रेशियो को। बैलेंस करने से क्या होगा, हमारा ए भी निकल गया, सी भी निकल गया, और जब ये निकल गया तो हम तुरंत डिवाइड कर दिए, तो आराम से निकल गया मेरा। 15/24 नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते, जब कट रहा है सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर देना आपको, जब कट रहा है तो उसको कटाना चाहिए था। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स इतना और इतना, तो डिस्टेंस फार्मूला तो आप बहुत बार पढ़े हो, बच्चे से ही पढ़ते आ रहे हो। डिस्टेंस फार्मूला तो मेरे ख्याल से आप लोग काफ़ी यूज़ किए हो। क्या था डिस्टेंस फार्मूला, याद है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। 9th-10th क्लास में खूब बनाते थे, इंटर में भी आपको ये यूज होता था काफ़ी। बैठाइए, ये a है, ये b है, तो x2 कौन हो गया 5, x1 कौन हो गया 2, फिर x2 y2 क्या होगा 7 - 3 का स्क्वायर, कितना आ गया, 5 में से 2 गया 3 का स्क्वायर, 7 में से 3 गया 4 का स्क्वायर, कितना कितना, 3×3 = 9, 4 × 4 = 16, 16×9 = 25, 25 का स्क्वायर रूट कितना 5, तो इसका आंसर आपके पास हो गया √5 नहीं, ओनली 5 यूनिट्स। ठीक, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन विथ 6 साइड, तो ये इसका होता है 2n - 4 × 90 डिग्री, पॉलीगन का सम निकालने का ये फॉर्मूला है। तो 2 × 6 -4 × 90, 6×2 = 12, 12 में से 4 गया तो कितना 8, 8 × 90 करो तो 9 × 72, 720 डिग्री, 720 आपका ऑप्शन में है। सम ऑफ द इंटीरियर पॉलीगोनम 6 साइड 720 डिग्री वाला होगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, द एलसीएम ऑफ 15 और 25, ये तो आप लोग जानते हो। 15 और 25 का एलसीएम क्या सब होगा, ये तो बच्चे से पढ़े हो। 15 और 25 का एलसीएम कैसे निकालेंगे, 5 से, 5 दिया 15, 25 25, अब तो कुछ कर नहीं सकते, तो क्या हो गया 5 × 3 × 5, 5 दिया 15, 5 75, तो आंसर कितना होगा 75। निकालने का टेक्निक आपको सिखा दिया। ये क्वेश्चन को सॉल्व करना था, ये भी आप पढ़े हो, 2x + 3y = 12, और फिर क्या है x - y = 1। कैसे सॉल्व करते थे नम्मा 10वां में, याद है, कई मेथड था, लेकिन सबसे ज़्यादा जो था आपको सब एलिमिनेशन मेथड या सब्सटीट्यूशन मेथड लगाओ, तो बैलेंस करते थे, या तो x कटाओ या y कटाओ, यही दो में से कोई बात होती थी। हम लोग ज़्यादा कोशिश करते थे y कटाने का, तो ऊपर में 3y है तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर दो, और दोनों का साइन अल्टर्ड है, ऊपर में प्लस है नीचे माइनस है, तो जोड़ दो, क्या होगा 2x + 3y = 12, और इधर क्या हो जाएगा 3x - 3y = 3। ठीक, दोनों को ऐड करोगे दिस कैंसिल, तो कितना हो गया 5x = 15, दोनों को ऐड कर रहे हो, और तो x का वैल्यू कितना हो गया 3, और जब x 3 निकल गया तो y निकल जाएगा आराम से आपको, तो 5 × 2 = 10, 10, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, तो किसी में रख दो, इसी में रख दो ना, x का वैल्यू 3, तो 3 3 - y = 1, तो -y = -2, तो y का वैल्यू निकल गया 2, तो x 3 है y 2 है, तो x + y पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो 2 + 3, 2 + 3 कितना 5, 5 इज द राइट आंसर। कहाँ कुछ है, कोई लगता है भारी है, तुम लोग को लग रहा होगा कहाँ बहुत भारी, बहुत कहाँ, इक्वेशन सॉल्व करने तुम 10th में नहीं पढ़े थे, 9th में पढ़े थे, 10th में पढ़े थे, थोड़ी सी प्रैक्टिस है जो तुम्हारा छूट गया। तुम इधर उधर की तैयारी कर रहे थे बहुत दिन से, हो सकता है मैथ से अलग हो गए तो तुम्हारा छूट गया होगा, तो हम याद दिला देते, तुम इस पर जाके 10-10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। हम एक आइडिया दे रहे हैं क्योंकि समय कम है, और तुम्हारी एग्जाम इसी महीने में होनी है, अभी डेट अंदाज कन्फर्म नहीं किया है, तो मतलब होनी है, और या हो सकता है बेबी इलेक्शन तक का आ जाएगा, तो हो सकता है डेट बढ़ जाए, तो बढ़ जाए तो समय मिल जाएगा तुमको तैयारी करने का, तो तुम लोग तैयारी करो, प्रैक्टिस करो, आराम से होगा। और मैथ वाले बच्चों को तो मैथ में नंबर ही नहीं कटना चाहिए,
स्पीड अगर रहे और रेगुलर प्रैक्टिस में तो क्यों नंबर कटेगा? वो तो नंबर किसका करता है? जो प्रैक्टिस में नहीं रहता है, भूल भाल जाता तब। अभी जो लोग करंट है, प्रैक्टिस कर लो खाली तो आराम से आ जाएगा, क्योंकि तुम्हारा तो पढ़ा हुआ सब चीज़ है। जो लोग नहीं पढ़ा हुआ तो वो लोग थोड़ा सा पढ़ो भाई। जो टीचर टाइप के लोग हैं, बहुत मतलब लास्ट स्टेज में है, तो उनको कहेंगे कि आप थोड़ा सा पढ़ कर ले, फार्मूला सारा एक जगह इकट्ठा कर लीजिए, फार्मूला को रिकैप कीजिए, और जहाँ लॉजिक बनती है वहाँ लॉजिक से काम लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। एक 2 घंटा, 2 घंटा कम से कम प्रैक्टिस कीजिए कोई एक टॉपिक उठा के। जैसे आज हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन लिया, एक चर वाला समीकरण, दो चर वाला समीकरण, दोनों को एक दिन में खत्म कर लीजिए 10-20 क्वेश्चन बना के। फिर उसी तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जितना फार्मूला एक जगह इकट्ठा कर लिए, उस पर 2 4 5 क्वेश्चन बना लिए। इसी तरह से टॉपिक बाय टॉपिक करके कर लेते हैं तो ये काम हो जाएगा आपका, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। द एरिया ऑफ सर्किल विथ रेडियस, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, बच्चा वाला क्वेश्चन है। कहता है द एरिया ऑफ सर्किल विथ रेडियस 7 सेंटीमीटर, यानी सर्किल का रेडियस दिया हुआ 7 सेंटीमीटर, तो सर्किल का एरिया क्या होता? फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू अगर 22/7 रख दो, और आर 7 का स्क्वायर, एक पावर से एक पावर खत्म, 22 × 7 कितना होता? 7×2 = 14, 7×2 = 14, 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखते हो छूते हैं बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी गेटिंग इवन नंबर व्हेन ए डाई इज रोल, किसी एक पासा को फेंका जाता है तो कहता है इवन नंबर। तो पासा में क्या होता है, डाई में क्या सब होता है, याद है? 6 अंक होगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक। सैंपल स्पेस यही हो गया, एस इसी को बोलते हैं। नंबर ऑफ एस आपके पास कितना हो गया? 6। अब इसमें इवन नंबर लाना, ई लिख देते हैं। इवन नंबर क्या सब होगा मेरे पास? 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 3 होगा, तो पी नहीं निकल जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर कितना होगा? 3/6, यानी 1/2। तो कहाँ कुछ है क्वेश्चन में? 1/2 इज द राइट आंसर। प्रोबेबिलिटी से भी 1 या 2 क्वेश्चन रहता ही है, क्योंकि 9th में भी था, 10th में भी था, 11th में भी था, 12th में भी था, बीएससी में भी है। तो ये एक ऐसा टॉपिक है कि हर जगह इससे क्वेश्चन मिल जाएगा। जहां तक कि बीपीएससी सब में भी, जो बीपीएससी का प्री होता है उसमें भी एक क्वेश्चन कभी काल प्रोबेबिलिटी से पूछ देता है। द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस हैज नो सॉल्यूशन। अच्छा, सिस्टम ऑफ इक्वेशन को कब कब सॉल्यूशन होता, कब कब नहीं होता, जरा एक बार आ जाओ तो। क्या कहते हैं कि a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। तो इस केस में यूनिक सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है, अद्वितीय हल, जिसको हिंदी में बोलते तुम लोग अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। और इसी के लिए वो पांचों मेथड था जो भी अपना लोग सॉल्व करते थे। इसी के लिए एक्स के लिए फार्मूला b1c2 - b2c1 डिवाइडेड बाय a1b2 - a2b1, y का फार्मूला है c1a2 - c2a1 डिवाइडेड बाय a1b2 - a2b1। इसमें के लिए यानी सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन निकालने के लिए फार्मूला अवेलेबल है, मेथड अवेलेबल है। अब इसी में ये पहला केस था। दूसरा केस था कि सर तीनों इक्वल हो जाए, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। तो इसको होता था इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अनंत हल, हिंदी में बोलो तो अनंत हल, ठीक है। इसको निकाला नहीं जाता था, ठीक है, क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है इसका, पैरेलल लाइन है, हर एक पॉइंट ही इसका सॉल्यूशन हो जाता था। दोनों लाइन पैरेलल तो उसका क्या क्या है तुम्हारा, एक ही लाइन पर दूसरा लाइन है तो सब सारा का पॉइंट ही आ जाता था। पैरेलल लाइन में तो नो सॉल्यूशन मिलेगा, तो क्या है, एक ही लाइन पर दूसरा लाइन लाइक कर जाता था, ठीक है, प्रोपोर्शनल हो जाता था, पैरेलल हो जाता था। वो एक ही पर दूसरा लाइक कर जाना, कॉलिनियर को उसको पैरेलल नहीं, कॉलिनियर कर सकते हो, सी लाइन पर आ जाना। तो इस केस में हमको क्या होता था, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता था, इसको निकालते हम नहीं थे। निकालते कब थे? a1/2। अब है a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2, और ये अगर c1/c2 के इक्वल नहीं हो तब हम लोग लिखते थे नो सॉल्यूशन। इस केस में होता था नो सॉल्यूशन। पहला दो केस में सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम लोग बोलते थे कंसिस्टेंट, और लास्ट वाला हम बोलते थे इनकंसिस्टेंट, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। दो पाल, जिसका हल होगा वो कंसिस्टेंट है, जिसका हल नहीं होगा वो इनकंसिस्टेंट है। अब हिंदी में वहाँ क्या संपाति या क्या बोलता था हमको पर याद नहीं है, देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो अब कहता है इस क्वेश्चन में कि नो सॉल्व द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज नो सॉल्यूशन। अब इसमें देख लो तो a1/a2, a1/a2 कितना अपना लोग के पास है? 1/3। b1/b2, b1/b2 कितना है? 2/k। और c1/c2 कितना अपना लोग के पास है? 3/9। ये कहता है कि k का वैल्यू निकालने यदि नो सॉल्यूशन है तो ये दोनों तो बराबर हो ही जाएगा, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2।
और फिर फार्मूला में था नॉट इक्वल्स टू C1/C, तो दोनों को बराबर कर लो। 1/3 इक्वल्स टू 2/k, तो k इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 6, तो k का वैल्यू क्या होगा 6 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द लेंथ ऑफ द लेग आर 3 और एंड 4 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज, तो अभी तुरंत बोले पाइथागोरियन डिफरेंट 3 4 है तो 5 हो जाएगा, तो इसमें तुमको कलम चलाने की भी जरूरत नहीं, सब समय बचाने के लिए है। पाइथागोरियन में अगर तुमको लेंथ दिया हुआ है, बेस दिया हो, तो ये कितना, ये 3 है, ये 4 है, द लेंथ ऑफ द लेग्स 3 एंड 4 सेंटीमीटर, तो ये 5 होगा। क्लियर है, ये आराम से बन जाएगा तुमको। चलिए लास्ट में आइए, 2 क्वेश्चन और है। द कॉमन डिफरेंस ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इतना इज, इस क्वेश्चन का कॉमन डिफरेंस कितना होगा, तो लगातार 2 टर्म के बीच का डिफरेंस निकाल दो, तो 4 - 7 -3, 1 - 4 -3, इसका मतलब डी का वैल्यू कितना -3, डी इज -3, तो कॉमन डिफरेंस -3 है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं, 20 के करीब पहुंच रहे हैं। 20 क्वेश्चन का मेरा ये सीरीज है आज का, और ये है किसके लिए, तो जो लोग स्टेट, बिहार स्टेट की तैयारी कर रहे हो, जिसका एग्जाम होने वाला है, और उसमें भी मैथ्स के पेपर के लिए, खास करके जो लोग मैथ्स की तैयारी करो उसके लिए मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन है द सरफेस एरिया ए क्यूब विथ ए 6 सेंटीमीटर, क्यूब का सरफेस एरिया पूछ रहा है, तो क्यूब का सरफेस एरिया अपना लोग होता था 6a², तो 6 × 6 का स्क्वायर, 6 × 36, 6×36 216, और एरिया पूछ रहा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, आराम से बन रहा है, फार्मूला याद रहेगा तो बनेगा। टेन थीटा 3/4 है, तो टेन थीटा का फॉर्मूला आप अगर याद होगा बच्चे से, तो क्या पढ़े थे, 3/4 यानी P/B, तो H कितना हो जाएगा, अभी तुरंत बोले PB है तो H कितना होगा 5। क्या पूछ रहा है, साइन थीटा, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा P/H, P/H यानी 3/5। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन एग्जाम में बराबर पूछता है। इस तरह से बच्चों हमने आपको आज 20 क्वेश्चन का जो डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर से रिलेटेड था, एक कंसेप्ट भी दे दिया और बता भी दिया कि कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 20 क्वेश्चन को। फिर हमको मौका लगे तो आगे एक सीरीज और लेके आएंगे, या जब तक एग्जाम नहीं हो जाए तो आप लोग कमेंट करना, अच्छा लगे तो जरूर कमेंट करना, तो आपको कमेंट को ध्यान में रखते हुए फिर हम इस पर MCQ का और सीरीज लाएंगे। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो अपना दोस्तों को भी शेयर भी कीजिए और कमेंट भी कीजिएगा, तो फिर कुछ कुछ और सीरीज हम आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, लेकिन ये मेरा जो है मिलेगा आपको सरकारी जॉब चैनल, मेरा नया चैनल है, हम उसको आपको ग्रुप में भेज देंगे, जो लोग अपना शेयर कर लीजिएगा, दूसरे को दे दीजिएगा, तो वो चैनल उस पर मिल जाएगा आपको। मेरा मेन चैनल पर ये चीज़ अब नहीं डालेंगे हम, इससे पहले एक 11-12 वाला डाले थे, लेकिन मेन चैनल पर सिर्फ हमारा कोर्स होगा 11-12 BSc से रिलेटेड। बाकी जो मेरा सरकारी जॉब चैनल उस पर इस चीज़ की जारी देंगे आपको। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट मिलते फिर नए वीडियो के साथ।